ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित या संकलित पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित 7वां जो निबंध है कविता क्या है निबंध के प्रमुख जो व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उनकी हम आज से प्रश्न व्याख्याएं करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने कविता क्या है निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनका व्यक्तित्व कृतित्व तथा प्रस्तुत निबंध का सारांश और साथ साथ में एक जो प्रमुख गद्यांश है उसकी सह प्रश्न व्याख्या हम कर चुके हैं। आज प्रस्तुत वीडियो में अगला जो गद्यांश है उसकी चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा सहायक आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना जिला भरतपुर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है संकलित है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है कविता क्या है। इसके जो प्रमुख गद्यांश है महत्वपूर्ण गद्यांश है गद्यावतरण हैं उनकी सह प्रश्न व्याख्या कर रहे हैं। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें सुनें इसका अवलोकन करें इसकी समीक्षा करें और इसका विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना बरतें। तो बीए तृतीय वर्ष की प्यारी छात्राओं आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं या चर्चा की जा रही है वो बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक इस वीडियो में मैं सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ तो कृपया करके ध्यान से इसको देखें। तो दूसरा आज जो गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं और तत्पश्चात तदुपरांत इसकी सह प्रश्न व्याख्या करेंगे। जीवन की इन अनुभूतियों के वे ही रूप रमणीय होते हैं जिनके साथ सहृदय का मन तादाद में स्थापित कर सके, जिनके हृदय की अंतर्वृत्तियों में सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति हो। भाव की रमणीयता इसी का नाम है। तो क्या इस रमणीय भाव तत्व के अभाव में कविता नहीं हो सकती? मेरा उत्तर है नहीं। इसके अभाव में जो चमत्कार आपको मिल सकता है वह बौद्धिक चमत्कार ही हो सकता है, जैसे पहेली के समाधान आदि में मिलता है। तथाकथित चित्रकाव्य में इसी की उपलब्धि होती है। बौद्धिक चमत्कार कविता का धर्म नहीं है। अतः जिस उक्ति से केवल बौद्धिक चमत्कार प्राप्त होता है वह कविता नहीं। अब हम इस गद्यांश को व्याख्या के जो 4 सोपान हैं पीछे बोर्ड पे भी मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं लिख दिए हैं तो छात्राएं देख सकती हैं। पूरा कक्षा बीए तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रकरण कविता क्या है ये निबंध है। 7वां निबंध है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है
प्रतिनिधि निबंध संग्रह। इसके लेखक निबंधकार डॉक्टर नगेंद्र हैं और 6% व्याख्याओं में 4 बातें प्रमुख रूप से होती है या 4 इसके सोपान होते हैं। 6% व्याख्या के नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ या सरल अर्थ और नंबर 4 कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण। इन बातों के आधार पर हम इसकी अच्छी तरह से समीक्षा कर सकते हैं व्याख्या की। तो छात्राएं इन चीज़ों को ध्यान में रखें व्याख्या करते समय। तो पहले हम इस गद्यांश का गद्यावतरण का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित डॉक्टर नगेंद्र द्वारा विरचित प्रसिद्ध आलोचक और रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित या रचित निबंध कविता क्या है शीर्षक निबंध से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत अंश में या गद्यांश में निबंधकार आचार्य नगेंद्र ने या डॉक्टर नगेंद्र ने कविता के स्वरूप पर चर्चा करते हुए बताया है कि कविता किसी एक विशिष्ट तत्व से नहीं बनती, उसके लिए अनेक तत्वों का सम्मिलन आवश्यक है, समन्वय आवश्यक है। किसी एक तत्व से कविता का निर्माण नहीं हो सकता है, इसमें अनेक तत्वों का सम्मिलन समन्वय होता है, जिसमें रमणीयता, उक्ति वैचित्र्य, सौंदर्य चेतना का मिला जुला रूप कविता होती है। तो अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ या व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, भावार्थ या सरल अर्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर नगेंद्र कविता को किसी एक विशिष्ट तत्व से निर्मित न मानकर रमणीयता, उक्ति वैचित्र्य, सौंदर्य चेतना आदि सभी तत्वों के योग से निर्मित मानते हैं। सभी तत्वों का योगदान होता है। वे यह भी कहते हैं कि कविता जीवन की अनुभूतियों का रमणीय रूप है, लेकिन रमणीय का अर्थ केवल मधुर ही नहीं है कि मधुरता जिसमें, सौंदर्य जिसमें होता है, हमारा मन उसमें रमण कर जाए या मनभावन दृश्य को हम कविता कह दें, ऐसा नहीं है। नगेंद्र के अनुसार क्रोध, गिलानी, शोक आदि भाव भी रमणीय हो सकते हैं और इनसे भी श्रेष्ठ काव्य बनता है। यद्यपि यह बात ठीक है, कौन सी, कि भावों के सभी रूप रमणीय नहीं होते हैं। जो व्यक्ति के हृदय में जो सुषुप्त अवस्था में जो भाव होते हैं, वो घटना, परिस्थिति आदि को देख करके वो जागृत हो जाते हैं। और इन्होंने अपने रस सिद्धांत जो ग्रंथ है उसमें भावानुभाव है, विचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति, इस पर विस्तृत चर्चा की है उन्होंने। भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, इनके संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। और भाव क्या है, मनोविज्ञान की भाषा में इन्हें मनोविकार कहते हैं और साहित्य में इनको भाव कहते हैं। ये हमारे हृदय में सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में स्थित होते हैं, लेकिन परिस्थिति, घटना को देखकर ये जागृत हो जाते हैं।
सचेत हो जाते हैं। यद्यपि यह बात ठीक है कि भावों के सभी रूप रमणीय नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अरमणीय एवं काव्य के लिए उचित नहीं होते। वास्तव में काव्य में जीवन की विभिन्न अनुभूतियां प्रस्तुत होती है, इसलिए जीवन की सभी अनुभूतियां रमणीय नहीं हो सकती। ये शब्द असत्य है। जीवन की वे ही अनुभूतियां रमणीय और प्रभाव उत्पादक होती है जिनके साथ सहृदय पाठक का मन तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उनसे जुड़ जाता है। आचार्य नगेंद्र अनुभूतियों के संबंध में आगे लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखते हैं। आगे लिखते हैं कि वे ही अनुभूतियां रमणीय कही जा सकती है जो पाठक या हृदय के भावों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता रखती है, यानी तादाद में स्थापित करने की जिनमें क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो ही अनुभूतियां रमणीय मानी जा सकती है। इन्हीं अनुभूतियों की अभिव्यंजना कविता या साहित्य को सौंदर्य प्रदान करती है, रमणीयता प्रदान करती है। डॉक्टर नगेंद्र का यह प्रश्न है कि क्या रमणीय भाव तत्व के अभाव में कविता हो सकती है? तो नगेंद्र जी कहते हैं कि निश्चित रूप से रमणीय भाव तत्व के अभाव में कविता नहीं हो सकती। रमणीय भाव तत्व होना कविता में आवश्यक है, इसके बगैर कविता नहीं हो सकती। और कुछ हो सकता है, हाँ, वह चमत्कार अवश्य हो सकता है, और यह चमत्कार भी बौद्धिक चमत्कार ही हो सकता है। यह चमत्कार ठीक वैसा ही चमत्कार होता है जैसा कि पहेली के समाधान में मिलता है, जिसे हम चित्रकाव्य की संज्ञा देते हैं। चित्रकाव्य कह सकते हैं, पेन पिक्चर कह सकते हैं। उसमें भी ऐसा चमत्कार देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें रमणीयता नहीं हो सकती। अभिप्राय यह है कि बौद्धिक चमत्कार पैदा करना कविता का धर्म नहीं होता है। जिस व्यक्ति या रचना में केवल बौद्धिक चमत्कार होता है वह कविता नहीं हो सकती है। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य नगेंद्र का यह निष्कर्ष प्रतिपादित हुआ है कि कविता किसी एक तत्व से निर्मित न होकर अनेक तत्वों का मिला जुला रूप होती है। कविता के लिए रमणीयता का भाव तत्व भी अनिवार्य होता है, इसके बगैर कविता को हम कविता नहीं कह सकते। और प्रस्तुत गद्यावतरण में नगेंद्र जी ने कविता के स्वरूप का सम्यक विश्लेषण करते हुए विवेचनात्मक शैली में कविता को स्पष्ट किया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला हम जो तीसरा गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं और तत्पश्चात व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। वास्तव में समस्त कला तथा साहित्य रूपों का मूल तत्व तो एक ही है। रूप विधाएं भिन्न हैं, अतः उनके बाह्य उपकरण बहुधा एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते हैं। नाटक में आख्यान तत्व का, उपन्यास में नाट्य तत्व का, आलोचना में लालित्य का समावेश हो जाता है, परंतु फिर भी
उनके वैशिष्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार गद्य साहित्य के अनेक रूप रस के प्रचार्य से काव्यात्मक हो सकते हैं और गद्य कविता में भी नाट्य तत्व का समावेश हो सकता है। कविता आलोचनात्मक भी हो सकती है और गद्यवत भी, किंतु वह उसका सहज या शुद्ध रूप नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नाटक, उपन्यास, निबंध आदि की भांति कविता भी रस के साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। मूल तत्व तो सभी का एक ही है। और क्या है वो मूल तत्व? रस। किंतु माध्यम के आधार पर इनमें परस्पर भेद है जो इनके वैशिष्ट की रक्षा या विशिष्टता की रक्षा करता है। कविता नाम की साहित्य विद्या का माध्यम है छंद। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित या लिखित निबंध कविता क्या है शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। आलोच्य निबंध में डॉक्टर नगेंद्र जी ने छंद को कविता का सहज वाहक माना है। रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य एवं छंद, इन तीनों तत्वों को कविता के लिए अनिवार्य माना है। नगेंद्र जी ऐसे समर्थ साहित्यकार हैं जिन्होंने विषय प्रतिपादन में अनुभूति को बड़ा महत्व दिया है। उनका प्रस्तुत निबंध, ये जो निबंध है ये आस्था के चरण शीर्षक पुस्तक से उद्धृत है, लिया गया है। प्रस्तुत निबंधांश में डॉक्टर नगेंद्र जी ने स्वीकार किया है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं का मूल तत्व क्या है? रस एक ही है और कविता नामक साहित्य विधा का माध्यम क्या है? छंद है। बिना छंद के कविता को हम कविता नहीं मान सकते। इस पर जोर दिया है। इसी का इस गद्यांश में लेखक ने चित्रण किया है। तो अगला जो सोपान है इसका हम भावार्थ है वो देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में अपने व्यापक अध्ययन व अनुभव के आधार पर डॉक्टर नगेंद्र जी ने स्वीकार किया है कि सभी कलाओं और साहित्य रूपों का मूल तत्व रस एक ही है, भले ही रूप यानी कि साहित्य की विधाएं भिन्न भिन्न हो। इसलिए साहित्य रूपों के लिए आवश्यक बाहरी उपकरण तत्व एक जैसे होने से कई बार ये तत्व एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी, उपन्यास, नाटक आदि साहित्य रूपों में प्राय तत्वों में समानता रहती है। फिर भी नाटक में आख्यान तत्व का, उपन्यास में नाट्य तत्व का, आलोचना में लालित्य का समावेश हो जाता है। लेकिन इस तरह के समावेश के बावजूद उसकी विशिष्टता में कोई अंतर नहीं आता है। इसी तरह गद्य साहित्य के अनेक रूप रस की प्रचुरता से काव्य में हो उठते हैं और गद्य कविता में भी नाट्य तत्व का समावेश हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। कविता आलोचनात्मक और गद्य में दोनों ही रूपों में हो सकती है, किंतु कविता का आलोचनात्मक या गद्यात्मक हो जाना उसका सहज और शुद्ध रूप नहीं है। आगे नगेंद्र जी के इस कथन का तात्पर्य यही है कि नाटक, उपन्यास, निबंध आदि की भांति कविता भी इसके साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। रस नामक मूल तत्व तो इन सब का एक ही है। सब में होता है रस, तो
चाहे वो उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, सब में क्या है, रस तत्व होता है। माध्यम के आधार पर उनमें परस्पर भेद अवश्य है, अंतर अवश्य है। यही भेद विभिन्न साहित्य रूपों की विशिष्टता की रक्षा करता है। एवं कविता का माध्यम छंद है। कहना नहीं होगा कि कविता रस के साहित्य की उस विधा का नाम है जिसका माध्यम छंद है, यानी छंदहीन कविता को हम कविता नहीं कह सकते। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहा है कि कवि ने छंदोबद्ध कविता को कविता के रूप में स्वीकार किया है। और प्रस्तुत गद्यांश में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल व प्रभावमयी है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम इस निबंध का कविता क्या है शीर्षक निबंध का या इस अध्याय का अगला और अंतिम चौथा जो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं और तत्पश्चात उसकी व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। सारांश यह है कि पूर्वोक्त तीनों तत्व रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य और छंद अर्थात वर्ण संगीत और लय संगीत कविता के लिए अनिवार्य है। इनमें से किसी एक का नाम कविता नहीं है। इन तीनों का समन्वित रूप कविता है। पहले 2 तत्व काव्य अथवा रस के साहित्य के भी अनिवार्य अंग है। तीसरा तत्व अर्थात छंद ही कविता को काव्य के रूपों से पृथक करता है। इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि कविता रस के साहित्य की उस विधा का नाम है जिसका माध्यम छंद है। तो अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 सोपान हैं पीछे बोर्ड पे डिस्प्ले हैं। संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर इसकी हम समीक्षा करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह आस्था के चरण पुस्तक में संकलित कविता क्या है शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और ये निबंध हमारी जो पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह उसमें ये 7वां निबंध है, यानी 7वां अध्याय है, उससे ये अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि कविता के लिए कोई अकेला तथ्य काफी नहीं होता, उसमें कुछ तत्वों का सामंजस्य होना आवश्यक होता है। इस बात को इस गद्यांश में लेखक ने या निबंधकार ने चित्रित किया गया है। अब हम इसका भावार्थ, इसका सरल अर्थ इस गद्यांश का देखते हैं, जो कि व्याख्या का 3रा सोपान है।
प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कविता के स्वरूप की विवेचना में लोगों ने 3 तत्वों की चर्चा की है। 3 तत्व कौन कौन से हैं? रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य, छंद अर्थात वर्ण संगीत और लय संगीत। इन 3 तत्वों का होना एक कविता के लिए आवश्यक है। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि ये है तीनों तत्व अलग अलग कोई महत्व नहीं रखते हैं, इनमें समन्वय होना चाहिए, इनमें सम्मिलन होना चाहिए। हाँ, जब इन तीनों का समुचित सामंजस्य कविता में हो जाता है तब कविता का स्वरूप बनता है। इसलिए उन्होंने अपने इस निबंध में और विशेषकर इस गद्यावतरण में, इस गद्यांश में कहा है कि उपर्युक्त तीनों तथ्यों में से कविता नहीं है। कविता इन तत्वों का समन्वित रूप ही होता है। रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य अथवा काव्य और रस साहित्य के अनिवार्य है। केवल छंद ही एक ऐसा तत्व है जो कविता को अन्य साहित्य रूपों से पृथक कर देता है, अलग कर देता है। छंद के बिना कविता नहीं हो सकती है। हाँ, रमणीय अनुभूतियाँ, उक्ति वैचित्र्य तो कविता के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक विधाओं में भी हो सकते हैं। अब अन्य साहित्यिक विधाएं कौन कौन सी है? नाटक है, निबंध है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, गद्य काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, इनमें हो सकते हैं। अपने उपयुक्त मत की पुष्टि करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने यह निष्कर्ष दिया है कि कविता के साहित्यिक उस विधा का नाम है जिसका माध्यम छंद होता है। और छंद में क्या है? गति, यति, लय, तुकांतता आदि बातें होती हैं, वो छंद होता है। यह कहकर डॉक्टर नगेंद्र ने रसगत रमणीयता, उक्ति कौशल और छंद जिसमें वर्ण संगीत और लय संगीत शामिल है, वही कविता स्वीकार की जा सकती है। इन बातों का एक कविता में होना बहुत आवश्यक है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण में डॉक्टर नगेंद्र जी ने कविता को साहित्य की अन्य विधाओं से विशिष्ट माना है। आचार्य नगेंद्र जी का कहना है कि कविता में रस तत्व की प्रधानता होती है, इसमें कोई दोहराया नहीं। इस रस तत्व के माध्यम से छंद के ढांचे में जो भावानुभूतियाँ प्रस्तुत की जाती है वही कविता है। और प्रस्तुत गद्यांश आचार्य नगेंद्र जी की कविता के संबंध में रसवादी दृष्टि प्रस्तुत की गई है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र जी रसवादी आचार्य है। इन्होंने रस सिद्धांत नामक एक आलोचनात्मक ग्रंथ का सृजन किया है। उसमें कविता क्या है, रस का विस्तार से विवेचन विश्लेषण किया है। और साथ साथ में उपयुक्त अवतरण में छंद के कारण ही कविता को अन्य काव्य रूपों से पृथक माना गया है। इस बात का भी चित्रण प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने या निबंधकार ने किया है।
और उक्त गद्यांश या गद्यावतरण की भाषा शैली सरल सरस, विषय को स्पष्ट करने वाली, व्यावहारिक एवं लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ्य पुस्तक है हमारी प्रतिनिधि निबंध संग्रह का जो अंतिम निबंध है तमाल के झरोखे से, और इसके निबंधकार या लेखक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। कृपया करके छात्राएं, बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं, वो प्रस्तुत वीडियो को मैं पुनः आपको स्मरण दिलाता हूँ कि इसको ध्यान से देखें, सुने, इसका विवेचन विश्लेषण करें और तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में लापरवाही न बरतें। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।